वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ रहे थे। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, उसके क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक। फिर हम लोग जीडीपी के बारे में जाने। तो जीडीपी में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान बहुत कम होता है। क्यों योगदान बहुत कम होता है? क्योंकि वहाँ पे तो इतने आदमी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर योगदान कम हो रहा तो क्या कारण है? उसका योगदान का कारण है प्रचंड बेरोजगारी। इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी भी बोलते हैं। एक बेरोजगारी क्या होता है कि हम लोग उसमें दिख रहा है कि वो व्यक्ति बेरोजगार है, यानी वो काम करने को सक्षम है लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिल रहा, तो वो तो बेरोजगारी डायरेक्ट, वो खुली बेरोजगारी होता है। लेकिन हम लोग का ये बेरोजगारी के कारण हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी में योगदान बहुत कम होता है। क्या होता है कि प्रचंड या छिपी या गुप्त बेरोजगारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट चीज़ ही बता रहे हैं, पूरा बुक को नहीं बता रहे। इसमें जो मेन आप चीज़ आपको जानना है वो बता रहे हैं। देखिए क्या है, जब लोग प्रत्यक्ष रूप में तो काम में लगे दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। अब इसको हम समझेंगे। आपको दिखेगा कि व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार है। कैसे है वास्तव में बेरोजगार? कैसे? परंतु वास्तव में वो बेरोजगार होता है। कैसे होता है बेरोजगार? क्योंकि देखिए खेत ग्रामीण क्षेत्र का एग्जाम्पल पहले देते हैं। गांव में क्या होता है, खेती बाड़ी का कार्य होता है। घर में मान लीजिए 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो खेत में कार्य करने जाते हैं, लेकिन खेत का जो कार्य है उसको सिर्फ 4 व्यक्ति करने से भी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें 6 व्यक्ति लगे हुए हैं, 7 व्यक्ति लगे हुए हैं। तो ये जो अतिरिक्त 3 व्यक्ति जो आते हैं, जो 4 व्यक्ति का काम अगर 7 व्यक्ति कर रहा, वो अतिरिक्त जो 3 व्यक्ति जो आते हैं वो होते हैं प्रचंड बेरोजगारी। यानी वो उससे आपका उत्पादन में कोई फायदा नहीं हो रहा, यानी उत्पादकता शून्य हो रहा। यानी आपका खेत से जितना आपको धन प्राप्त होना है वो 4 व्यक्ति में भी उतना ही प्राप्त होगा और उस 7 व्यक्ति या 6 व्यक्ति में भी उतना ही प्राप्त। तो ये जो अतिरिक्त 3 व्यक्ति हैं, ये अगर कहीं दूसरी जगह जाके काम करेंगे तो क्या होगा? उनके घर का स्थिति बहुत अच्छा होगा। तो ये होता है प्रचंड बेरोजगारी। इसको हम लोग शहरी क्षेत्र में भी देखते हैं कि क्या होता है कि एक घर में एक दुकान है, उस दुकान में उस घर के सब व्यक्ति लगे हुए हैं। मान लीजिए उस घर के 5 व्यक्ति उस दुकान में लगे हुए हैं, जबकि उस दुकान में अगर 3 व्यक्ति कार्य को करेंगे और उस 5 व्यक्ति भी कार्य को करेंगे तो उसमें उसको प्रोडक्शन यानी पैसा उतना ही फायदा होता है। अगर 3 व्यक्ति कर रहे हैं, जितना रुपया आ रहा देख रहे हैं, 5 व्यक्ति भी कर रहे हैं तो नहीं रुपया आ रहा। तो जो अतिरिक्त 2 व्यक्ति हुआ वो क्या हो गया? प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। यानी वो बेरोजगार है लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको तो दिख रहा है कुछ ना कुछ काम कर रहा है, दुकान में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है, सामान यहाँ से वहाँ कर, लेकिन उसके रहने से या ना रहने से दुकान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके रहने से भी कोई फायदा नहीं होता और ना रहने से भी कोई फायदा नहीं होता, तो वो बेरोजगार है। ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है आपका प्राथमिक क्षेत्र में, इसी वजह से उनका जीडीपी में योगदान बहुत कम है। और जबकि प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग भारत का श्रम शक्ति का 50% से भी अधिक व्यक्ति क्या प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए। रीजन नहीं है। तब सरकार क्या किया कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेरोजगारी अनुमूलन यानी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनाना होता है। तो कार्यक्रम बनाया 2005 में, क्या? नरेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इससे क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए इनका नाम चेंज करके अभी क्या हो गया है? मनरेगा। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? ये बेरोजगारी दूर करने के लिए, यानी ये है, इसको सरकार एक और नाम दिया गया काम का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या हुआ? 100 दिन का यानी 100 डेज, 100 दिन का क्या रोजगार गारंटी दिया। यानी सरकार वैसे व्यक्ति जो बेरोजगार है पूर्ण रूप में, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है।
और इसमें क्या है कि अगर सरकार 100 दिन का रोजगार नहीं देती है, अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन हो गए, आपका पंजीकृत हो गए और उसके बाद आपको काम नहीं मिलता, तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता भी देती है, लेकिन आपको रजिस्टर्ड होना होगा इसमें मनरेगा। ठीक है। और इसमें और एक चीज क्या है कि इसमें 1/3 जो भी काम रहेगा उसमें 1/3 काम महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, यानी 1/3, यानी 1/3 का मतलब क्या है, 33% काम, जो भी काम रहेगा, यानी अगर 100 व्यक्ति का कार्य है तो 33 तो उसमें महिला रहेगा। ठीक है, ये महिला के लिए आरक्षण किया गया है। तो इससे क्या होता है, गरीबी दूर होगा। ठीक। अब इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र तो हो गया, लेकिन कैसे व्यक्ति कहाँ कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, तो हम लोग का संगठित और असंगठित, यानी एक संगठन के अंतर्गत कर रहे हैं, एक असंगठन। तो संगठित और असंगठित क्या होता है, छोटा छोटा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताएंगे, इसका डिटेल आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ। तो सबसे पहले संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र वह होता है जहाँ व्यक्ति नियमित आधार पर नियोजित होते हैं। नियमित आधार पर यानी उनको रेगुलर वर्क मिलता है, ऐसा नहीं कि एक बार वो ज्वाइन किया यानी उसको रेगुलर नियमित रेगुलर आधार पर उसका जॉब मिलता है। जबकि असंगठित में क्या होता है, अनियमित होता है, यानी कोई नियम नहीं। यहाँ क्या है कि नियम के अनुसार आपका एडमिशन हुआ, आपका मान लीजिए एक संगठित जॉब कैसे निकलता है, एक फॉर्म निकलता है, फॉर्म के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाता है कि इस पोस्ट के लिए इतना व्यक्ति खाली है, तो आप लोग अप्लाई करेंगे, एग्जाम पास करेंगे, तो ये नियमित आधार है, उसके आधार नियोजित। और ये क्या हुआ कि आप अनियमित, मान लीजिए कोई दुकान में काम कर रहा, तो कोई एक व्यक्ति दुकान में काम कर रहा, तो दुकान मालिक को एक लड़की की और जरूरत पड़ा, तो मकान मालिक क्या दुकान का जो मालिक है, उस दुकान में जो एक लड़का काम कर रहा है उसको बोला कि अगर तुम्हारे नज़र में कोई लड़का है काम करने वाला तो उसको लेके आओ कल से, तो उसको क्या करता है, लेके आ जाता है। तो ये हो जाता है अनियमित, वहाँ कोई नियम कानून नहीं चलता, जो मन में आया चल गया। लेकिन सेकंड में क्या होता है, इससे क्या होता है कि उनको वेतन मिलता है, वेतन तो यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, लेकिन वेतन के अलावा इसको अन्य लाभ भी मिलता है, इसको संवेदन अवकाश यानी इसको सीएल मिलता है, भविष्य निधि पीएफ मिलता है, पेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पंजीकृत होता है, नियुक्ति औपचारिक पत्र होता है, यहाँ अपंजीकृत है, यानी आप जो भी व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नौकरी करता है तो क्या होता है, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसका पूरा डिटेल लिया जाता है, और उसके बाद उसको नियुक्ति औपचारिक पत्र यानी एक अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इस टाइप का उसको दिया जाता है कि आपका ये नाम है, आपका पोस्टिंग यहाँ है, यानी आप अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से किसी को शो कर सकते हैं कि हम यहाँ काम करते हैं। लेकिन ऐसा असंगठित क्षेत्र में कुछ नहीं होता। उसके बाद घंटे निर्धारित, यानी यहाँ पे संगठित क्षेत्र में आपका काम करने का जो समय होता है वो फिक्स रहता है, यानी आप 8 घंटा काम करना है तो आपको 8 घंटा ही काम करना, उसके बाद आपको नहीं करना। लेकिन असंगठित क्षेत्र में समय सीमा निर्धारित नहीं होती, यानी बोला जा रहा है कि 8 घंटा काम करना है, लेकिन आपसे 10 घंटा 12 घंटा भी काम करवा लिया जाता है और उसका कोई अतिरिक्त पैसा आपको नहीं मिलता। लेकिन संगठित क्षेत्र में अगर कभी कोई काम ऐसा रहा जो 8 घंटे के बदले आपको 10 घंटा 12 घंटा करवा लिया, जो अतिरिक्त घंटे होते हैं उनका भी पैसा यहाँ पे मिलता है। और संगठित क्षेत्र में मासिक वेतन दिया जाता है और असंगठित क्षेत्र में दैनिक वेतन, यानी मासिक वेतन यानी आप महीना का वेतन आपको दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि दैनिक यानी आप जितना दिन कार्य कर रहे हैं उतना दिन का ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये सब जितना चीज़ अभी आपको बताया ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा आपको प्राथमिक क्षेत्र में अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, उसका भी एक वीडियो आप लोगों को बना के हम भेज देंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो जो मेन चीज़ था आप लोगों को बता दिए, ठीक है। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय 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 बाय।